हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको तो विदित है कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी स्नातक स्तर के एग्जाम के प्रश्नों के माध्यम से आपको 12th लेवल के एग्जाम के प्रश्नों के लिए तैयार करवा रहे हैं। और आपको पता होगा कि हम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस क्लास लगा रहे हैं। जीके जीएस का याद रखें 2025 के प्रश्न पत्रों का शिफ्ट बाय डे बाय कवर कर रहे हैं, जिससे आप तर्क वितर्क लगा सको कि शिफ्ट बाय डे बाय कैसे प्रश्न आते थे, आए हैं। और रीजनिंग का टाइप वाइज चल रहा, मैथ्स का चैप्टर वाइज। तो बढ़िया तीनों पोर्शन कवर हो रहे हैं और आपकी भर्ती में आपको सहयोग प्रदान करेगा वीडियो। हम आपको 100% लिख कर कह सकते हैं। और आप आज देखेंगे 12 जून 2025 का शिफ्ट नंबर सेकंड। हमने पहला शिफ्ट कवर कराया। आपको बता दें जी हमारा 17वीं क्लास चलने वाला है, मतलब 17वां शिफ्ट चल रहा है। और जी के जेस की बात कर रहे हैं फिलहाल, और शिफ्ट बाय डे बाय प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे। आप जाके देख लो, और यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार यकीन के साथ जाके देखना, उसके बाद आप खुद कहोगे कि जानकारी बहुत 100% सटीक और ऑथेंटिक है। तर्क वितर्क आप खुद लगा पाओगे कि कौन कौन से अध्याय से कितने प्रश्न है, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं। चलिए, हमें पहला ही प्रश्न कंप्यूटर का मिल गया और आपको पता है 4 कम से कम और अधिकतम 5 प्रश्न कंप्यूटर के आने वाले हैं। तो विंडोज एक्सपी में कौन सा घटक उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और एप्लीकेशन ओपन करने और उन्हें एक्सेस करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है? देखिएगा, विंडोज एक्सपी में पूछ रहा हमें, तो उसका नाम रहेगा स्टार्ट मेन्यू। जो स्टार्ट मेन्यू याद रखें, एक बहुत अच्छा चीज़ है जो क्या करता है, उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और एप्लीकेशन ओपन करने और उन्हें एक्सेस करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करने वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू। और आपको बता दिया मैं कितने प्रश्न आने की संभावना है। और अगला प्रश्न को बढ़ रहे हैं हम। जब कोई पदार्थ अति चालक बन जाता है, यह है माइनसर इफेक्ट या प्रभाव के अधीन आता है, तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई पदार्थ अति चालक मतलब होता है, चालक तो आप जानते होंगे, उससे और ज़्यादा हो जाए उसे बोल अति चालक। जब कोई पदार्थ अति चालक बन जाएगा तो यह माइसर प्रभाव के अधीन आता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को पदार्थ के आंतरिक भाग से पूरी तरह प्रतिकर्षित कर देता है। समझे? चुंबकीय क्षेत्र को पदार्थ के जो आंतरिक भाग होता है उससे पूरी तरह प्रतिकर्षित कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, और आपको बता दें सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं मिलेगा, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का और जीके जीएस के सभी पोर्शन है कि नहीं, आपको मिक्सअप प्रश्न मिलने वाले हैं। जनवरी 2025 में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और याद रखिए, यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2025 का या जनवरी 2025 में फिल्म निर्माता, किस फिल्म निर्माता को, मतलब आपके कौन है, अपर्णा सेन। अपर्णा सेन जो फिल्म निर्माता हैं, फिल्म डायरेक्ट करते हैं, इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपको बता दूं, बरसात हो रही है तो हो सकता है कि थोड़ा सा आवाज़ डिस्टर्ब करे, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो हमें जो पूछ रहा है, देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैठक, सम्मेलन और वार्ता, इनका प्रश्न अवश्य पूछता है। इंडेक्स से संबंधित प्रश्न पूछता है, पुरस्कार संबंधित प्रश्न पूछता है, साहित्य, खेल, है कि नहीं, शिक्षा, चिकित्सा। यहाँ पर हमें पूछ रहा है जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपका आंसर आएगा, आप देख पा रहे ऑप्शन पहला, दावोस, स्विट्जरलैंड। ठीक है, दावोस एक शहर है जो स्विट्जरलैंड के देश में स्थित है, दावोस। यहाँ पर इस 2025 का बैठक का आयोजन किया गया था, विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक। अगले प्रश्न आप देखेंगे, आपके समक्ष है। केंद्रीय जल आयोग CWC ने खालिस्तान के सहयोग से हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अफवाह पूर्वानुमान का कार्य शुरू किया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको पता होनी चाहिए कि जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय नदी होती है, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, वो जब हिमपात होता है तो इससे क्या होता है, अफवाह जो होता है, मतलब पूरा नदी का जो हिमपात होने के कारण क्या, हिम का पिघलना ही हिमपात कहलाता है, जिस कारण से नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है,
उस क्षेत्र के निवासियों को बहुत दिक्कत होती है। तो उससे निपटने के लिए पहले से ही हमें अनुमान हो जाए कि हिमपात होने वाला है, तो इससे संबंधित जानकारी वो केंद्रीय जल आयोग ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के साथ मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, तो केंद्रीय जल आयोग और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के साथ मिलकर वह पता लगा लेंगे पहले से कि कहीं हिमपात होगा और इसमें नदी के जल स्तर का बढ़ने की संभावना होगी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अक्टूबर 2024 में मध्यस्थता अधिनियम 2023 लागू हो गया है। इस कानून की मुख्य विशेषता क्या है? तो अक्टूबर 2024 में एक नियम लागू किया गया, अधिनियम। ठीक है, इससे पूछ रहा है इससे प्रमुख रूप से किस रूप से लागू किया गया, किस लिए लागू किया गया है, तो इसका नियम क्या है आपको बता दें। इसका नियम ऑप्शन अपना चौथा राइट होने वाला है। क्या? यह विवाद समाधान की एकमात्र विधि के रूप में विवाचन और सुलह के स्थान पर मध्यस्थता को अपनाता है। मतलब जब दो लोगों के बीच में विवाद हो रहा है तो उन दोनों के बीच में एक विशेष रूप से मध्यस्थता समझौता होगा और इससे हम निपटारा कर सकते हैं विवादों का, ये कहा गया है। अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लास्ट तक बने रहे, आपको 40 प्रश्न मिलेगा और एनटीपीसी सीबीटी पेपर 2025 के प्रश्न पत्र हल हो रहे हैं, जो आपको आगामी रेलवे के सभी परीक्षाएं और विशेषकर 12th लेवल एनटीपीसी में काम देगा, जो अगले महीने से शुरू होने वाला है। सहकारी समितियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? देखिएगा, सहकारी समिति के सदस्य, मतलब सहकारी समिति के जो सदस्य होते हैं वो सहकारी समितियों का देखरेख करते हैं, उनका नियम कानून पालन करते हैं, वह उनके जो कार्य हैं दायित्व को पूरा करते हैं सहकारी समितियों के सदस्य। तो जो सहकारी समिति है उसका जो उत्तरदायित्व है पूरा का पूरा उसके जो सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और सदस्यों के ऊपर जिम्मा रहता है। फिर अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विंडोज के किस संस्करण में स्टार्ट मेन्यू की शुरुआत हुई? याद रखें, तो आपको पता होगा, अगर आप कंप्यूटर से संबंधित जानकारी रखते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं रखते तो आपको बता दूं 4 कम से कम और अधिकतम 5 प्रश्न आएगा अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो। हाँ, तो विंडोज के किस संस्करण, तो याद रखें विंडोज 95 के संस्करण में स्टार्ट मेन्यू की शुरुआत हुई है, जो वर्तमान तक चल रहा है। और अभी एक प्रश्न हमें स्टार्ट मेन्यू का ही प्रश्न आया था, आपने देखा होगा। अगला प्रश्न, कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधित विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? तो क्या कहना चाह रहा है, ऐसा रोग बताओ जो जीवाणुओं से होता हो, जीवाणु कारण उत्पन्न होता हो और से सीरम संबंधित विधि, एक सीरम विधि होती है जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कि आपको टाइफाइड हुआ है, तो उसका आंसर आपका टाइफाइडाइट होगा। तो सीरम का उपयोग टाइफाइड परीक्षण के लिए किया जाता है, जो एक जीवाणु जनित रोग है। कई बार पूछ लेता है कि टाइफाइड किसके कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, वायरस, है कि नहीं? तो याद रखिए बैक्टीरिया, जीवाणु जिसे बोलते हैं, इनके द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रसिद्ध त्रिमूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में मौजूद है? देखिएगा, त्रिमूर्ति मतलब होता है 3 भगवानों की मूर्ति आप कह सकते हो। ठीक है, तो एक ही मूर्ति में 3 भगवान, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है, इसे बोलते त्रिमूर्ति। और याद रखें त्रिमूर्ति अवधारणा का शुभारंभ गुप्त साम्राज्य हुआ है। याद रखें जो मंदिरों का निर्माण व जो कलाकृति है यह गुप्त काल से माना जाता है, शुभारंभ हुआ है, जो अभी तक समय अनुसार बदलते जा रहा है। और जो त्रिमूर्ति अवधारणा भी शुभारंभ उन्हीं के शासनकाल में हुआ है। और त्रिमूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा मौजूद है? तो आप देख पा रहे होंगे एलिफेंटा गुफा, आपका राइट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। एलिफेंटा आपको पता होनी चाहिए, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है। ठीक है, और नहीं पता तो आपको पता होनी चाहिए, और ये मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमें फिर से पूछ लिया है मेरे भाई कंप्यूटर का, और आपको बता दूं ऐसे प्रश्न नहीं है जो रिपीट ना होते हों। कंप्यूटर का हो चाहे इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, करंट अफेयर, खेल, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो एक ही टॉपिक के प्रश्न माना जाए। तो जैसे कंप्यूटर की बात करें तो आप देख पा रहे कंप्यूटर, अभी हमें 2 प्रश्न पूछा स्टार्ट मेन्यू से ही। देखो रिलेटिव था कि नहीं? हाँ था। उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते समय जब आप Ctrl+S एक साथ प्रेस करते हैं तो क्या होता है? देखिएगा, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे कार्य कर रहे हो, अगर आप वहाँ पर कार्य करते समय और या उसके बाद आप किसी चीज़ को सेव करना चाह रहे हो जो आप कार्य कर रहे थे,
आप अगर Ctrl+S एक साथ शिफ्ट प्रेस करोगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट है जिस पर आप कर रहे थे वो आपके कंप्यूटर पे या आपके मोबाइल पर सेव हो जाएगा। तो वर्तमान डॉक्यूमेंट को आप सेव करना चाहते हो तो Ctrl+S शिफ्ट का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए, और मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा अगर बैकग्राउंड आवाज़ आपको थोड़ा दिक्कत करता हो क्योंकि बरसात चल रही है और आवाज़ थोड़ा सा आएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, एक ईश्वर एक जाति का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? याद रखें, एक ईश्वर एक जाति का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले द्वारा एक ईश्वर एक जाति का नारा दिया गया था। और ये ज्योतिबा फुले आपको पता होनी चाहिए जो भारत के प्रमुख समाज सुधारक हैं और इनका संबंध मुंबई महाराष्ट्र है। थोड़े पुणे महाराष्ट्र पुणे महाराष्ट्र इनका संबंध रहेगा। चलिए, अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे और प्रश्नों को आप समझते चलें कि किस प्रकार का किस टॉपिक से या किस विषय सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं। यूनिसेफ द्वारा, आज रखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर तक 2024 क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस का आयोजन कहाँ मनाया गया? तो आज रखें हमारे भारत में, चाहे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में विश्व बाल दिवस, समझे, यूनिसेफ जो बच्चों पर काम करता है उनकी देखरेख उन सुरक्षा जिम्मेदारी इसी की है विश्व स्तर पर। तो यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर तक विश्व बाल दिवस मनाया गया 2024 का। और यह कहाँ पर हुआ था? याद रखें तो आप ऑप्शन देख पा, थर्ड, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे आपका देश है, यहाँ पर इस कार्यक्रम का मनाया गया। प्रश्न आप देख पाएंगे, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, क्या पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था? तो हमें पूछ रहा है, एक ये आपका पुस्तक है। ठीक है, देखो मैंने पुस्तक के बारे में प्रश्न बता चुका हूँ कि पुस्तक का प्रश्न आएगा और पूछ रहा है यह पहली शताब्दी में लिखा गया एक पुस्तक है। तो आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, मार्च 2025 में 2028 ओलंपिक की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र को दुनिया के पहले उच्च ऊंचाई वाले पैरा स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में घोषित किया गया था? तो याद रखें 2028 में पैरा ओलंपिक होने वाला है और पैरा स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में, समझे, दुनिया के सबसे ऊंचे, समझे क्या, दुनिया का सबसे ऊंचा पैरा स्पोर्ट्स सेंटर हमारे भारत में स्थापित है और यह लेह लद्दाख में स्थित है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर भारत में स्थित है, इसकी राजधानी लेह है, यहीं पर स्थापित किया गया है। तो और 2028 में पैरा ओलंपिक होने वाला है, इसकी तैयारी हेतु दुनिया का सबसे ऊंचा पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर घोषित किया गया है, किसको? लेह लद्दाख। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पाक जलडमरू मध्य भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करता है? देखिएगा, पाक जलडमरू मध्य भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करता है? तो आप पता चाहिए ये आपका भारत है और ये आपका श्रीलंका है। इन दोनों के बीच में जिसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं और आप सुना होगा पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि, वो यहीं पर है। तो वो भारत और श्रीलंका, जो भारत के लिए जो श्रीलंका, दोनों को अलग करने के लिए जाना जाता है। तो ये रहा आपका जीकेएस का भूगोल का प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदान या जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित करने से जाने से रोकता है? तो आर्टिकल नंबर 24 महत्वपूर्ण आर्टिकल का प्रश्न पूछ रहा है। तो आर्टिकल नंबर 24, क्या आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि किसी भी बच्चा जो 14 वर्ष से कम है उसको आप कारखाने में, खदानों में या जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते, ये कानून के खिलाफ है, आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है। मौद्रिक नीति समिति 2025 ने तरलता समायोजन सुविधा के तहत नीति रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर खालिस्तान कर दिया है। तो मौद्रिक नीति समिति को 2025 ने तरलता समायोजन सुविधा के तहत नीति रेपो दर को, समझे, नीति रेपो दर जो तत्काल प्रभाव से पहले 25% था, अब इस घटकर कितना हो गया जी, 6% हो चुका है। तो नीति रेपो दर मौद्रिक नीति समिति द्वारा
जो पहले 25% था, जिसको घटाकर अब 6.0% कर दिया गया है। इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछता रहेगा और आप पढ़ते रहेंगे तो अच्छा ही फायदा होगा। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी के नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है। देखिएगा, हमें पूछ रहा है, अभी तो हम 2023 और 24 की बात करें, वो भी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि 2030 तक कुल आबादी का 100% में से 40% जनता शहरों में निवास करेगी, नगरों में निवास करेगी, वहाँ की सब 60% शहरी होगी, बाकी धीरे 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 ये संख्या, नगरीय संख्या बढ़ती होगी और शहरी संख्या कम होती चलेगी। लोगों का पलायन जारी है। अगला पर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है। देखिएगा, हमें पूर्वी मैदान, पश्चिमी मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी उत्तरी मैदान, प्रमुख नदी नाले, प्रमुख पर्वत पहाड़, उनकी प्रमुख चोटियाँ, ये सब प्रश्न पूछ रहा है। आप समझोगे अच्छा रहेगा मेरे भाई। ये 17वीं क्लास चल रही, मैं बता चुका हूँ। GK/GS की मतलब 17वीं नंबर की शिफ्ट है, तो इतने शिफ्ट हम करवा चुके हैं, जो मामूली बात नहीं है। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने समझाने में। तो याद रखें, मैंगलोर एक आपका शहर है, यहीं पर एक बंदरगाह है। और हमें जो प्रश्न पूछा था वो पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित बोल दिया। तो बंदरगाह मतलब होता है जहाँ पर जहाज़ें रुकती हैं और वहाँ से व्यापारिक सामान रखकर यहाँ से वहाँ विदेश पहुँचाती हैं, उससे हम बोलते हैं बंदरगाह। और पश्चिमी तट बोल दिया तो आपका मैंगलोर होगा। पारादीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम, ये सब आपके पूर्वी तट में स्थित बंदरगाह है। ये आपका पश्चिमी तट, ये पूर्वी, ये पश्चिमी तट। तो मैंगलोर याद रखें कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में शहर मैंगलोर है, यहीं पर एक बंदरगाह है जो पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न, सेल्सियस पैमाने पर, क्या सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, ना होता बताओ। सेल्सियस पैमाने पर जल के त्रिक बिंदु का तापमान कितना होता है। तो 0.01 पर सेल्सियस। हमें पूछ रहा है कि सेल्सियस पैमाना अलग होता है, फ़ारेनहाइट अलग होता है, डिग्री अलग होता है ना। इतना डिग्री तापमान है, डिग्री अलग होगा भाई, सेल्सियस अलग होता है पैमाना, फ़ारेनहाइट अलग होता है। तो हमें बोल रहा है जल का जो त्रिक बिंदु होता है, इसमें क्या हो, ऐसा पोजीशन जहाँ पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था एक साथ हो, उससे हम जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। और इसके बारे में पूछ रहा है, इस त्रिक बिंदु का तापमान कितना होता है, वो भी हमें पूछ रहा है सेल्सियस पैमाने पर। याद रखें 0.01 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मार्च 2025 में भारत ने किस घटना की प्रतिक्रिया में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। और आपको बता दें, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन और भी जितने भी ऑपरेशन हैं, हमें प्रश्न पूछ रहा है। और एक प्रश्न हमें पूछा था कि जो कारगिल युद्ध हुआ था वो किस ऑपरेशन से संबंधित है, ऑपरेशन से संबंधित है। और आपको पता है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो ऑपरेशन किस ऑपरेशन के नाम से लॉन्च किया गया था और भारत ने फतह हासिल किया था। तो म्यांमार में विनाशकारी भूकंप, म्यांमार में जो भूकंप आया था, इसमें जो म्यांमार की देश की रक्षा, वहाँ की व्यवस्थाओं को सहारा देने के लिए, आपदाओं से निपटने के लिए, मानवीय सहायता, चिकित्सा सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया था भारतीय सरकार द्वारा। और जो मार्च 2025 में घटना हुआ था। अगला प्रश्न, MS पावर पॉइंट टेम्पलेट्स को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। देखिएगा, तो अगर आप MS पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो अगर टेम्पलेट्स को आप सेव करना चाहते हैं तो फाइल फॉर्मेट जैसे PDF होता है, JPG होता है फोटोओं के लिए, उसी प्रकार से NPG होता है फोटो के लिए, PDF। तो हमें आपको बताना होगा POTX एक फाइल फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट पर हम MS पावर पॉइंट टेम्पलेट को सेव करते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, रीजनिंग का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इन प्रश्नों को समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है, हल का तरीका क्या है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारक के प्लेलिस्ट में जाकर बखूबी बिल्कुल कॉन्सेप्ट और ट्रिक और ऑप्शन के माध्यम से आप समझना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। मैथ्स का, रीजनिंग का बिल्कुल बढ़िया पढ़ाया जा रहा है। और यकीन के साथ कहते जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा, या हमने जो पढ़ाया अगर वो नहीं आता तो आप बोल दीजिएगा सर रीजनिंग का आपने ये टॉपिक पढ़ाया तो एक भी प्रश्न नहीं आया।
तो भाई फिर बात की बात है। देखिएगा, ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था? देखिए, हमें कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश शासन के तहत, ब्रिटिश शासन जब शासन किया करते थे तो उस समय यहाँ पर भारत में न्यायालय हुआ करता था, ब्रिटिश सरकार का, शासन का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यहाँ पर अगर आपको सुनवाई नहीं हो पाती है तो आपको अंतिम अपील और कहाँ कर सकते, तो उसका आंसर आएगा लंदन में प्रिवी काउंसिलिंग। लंदन में प्रिवी काउंसिलिंग न्यायालय पर आप अपील कर सकते थे अंतिम रूप से। वहाँ जो सुनवाई होगा वो आपका लास्ट फैसला होगा, ये आपको होना पता। चलिए, इस प्रकार से हमें न्यायालयों से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। पिछले चैप्टर में हमें पूछा था, शायद संभवतः है, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो हमने बताया था BR गवई, ब्रजभूषण रामकृष्ण गवई। क्या आपको याद है? नहीं याद तो पता कर लीजिएगा। और इससे पहले प्रश्न पूछा था हमें कि RBI के गवर्नर कौन है, तो आपको पता होनी चाहिए, संजय मल्होत्रा। इनका भी प्रश्न पूछ चुका है। और हमें फिर और न्याय के बारे में प्रश्न पूछ चुका है कि संजय मूर्ति। आप पढ़ेंगे तो आपका ही फायदा होगा, हम तो पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचकांक GII द्वारा मापा नहीं जाता या नहीं जाता? देखो, लैंगिक असमानता सूचकांक का मापन आप करना चाहते हो तो आपको बता दें, लैंगिक असमानता 2030 तक क्या समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिम्मा उठाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO कहता है कि हम 2030 तक लैंगिक असमानता को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और इसी से संबंधित एक बैठक में हमारे भारत की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बैठक में शामिल होने गई थी। इससे संबंधित प्रश्न भी करंट अफेयर का पूछा था। और 8 कम से कम और अधिकतम 10 प्रश्न आने वाले करंट अफेयर के, जो कहाँ से पढ़ना बताने वाले हैं। इसका आंसर आएगा श्रम बाजार में भागीदारी सूचकांक बनाने के लिए सहायता प्रदान करता है। जनन स्वास्थ्य ये भी सहायता करता है। सशक्तिकरण ये भी सहायता करता है। लेकिन स्वच्छ पेयजल तक अभिगमता जो लैंगिक असमानता सूचकांक मापन में काम नहीं आता। ऑप्शन पहला, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा ये काम आते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक भारत में गरीबी दर अनुपात में कितनी कमी आई है? तो याद रखें, पहले जो गरीबी दर थी आप देख पा रहे होंगे 29.17% थी, जो घटकर 11.28% हो गई है। गरीबी दर पहले की तुलना में, मतलब इस समय गरीबी दर इतना था, अब इस समय इतना हो गया है। तो देखिएगा 2022-23 और 2013-14 का प्रश्न पूछ रहा है भाई, इतना पीछे का प्रश्न पूछ लिया है। पहला प्रश्न आप देखेंगे, भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डेटा का उपयोग करता है? मतलब क्या? लाभार्थियों मतलब जो लाभ लेना चाहते हैं उन्हें हम लाभार्थी बोलते हैं, जिनको लाभ दिया जाना चाहिए, है ना, उनकी पहचान करने के लिए, समझ गए, उनकी पहचान करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डेटा का उपयोग किया जाता है कि कौन से जाति के हैं, कौन से समाज के हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। इसके बाद उन्हें फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र का दिया जाता है। आप लोग समझे कि नहीं? हाँ, कि अगर आपके पास धन दौलत अपार संपदा है तो आपको क्यों दिया जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास? ना दिया जाएगा ना। हाँ, तो इस कार्यक्रम या इस योजना के तहत पहले आपको पहचान करेंगे कि आपका सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, आप किस जाति से आते हैं, आपकी जाति क्या है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखिएगा, मैं प्रश्न बता चुका हूँ आपको कि नदियों से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा भूगोल में। तो नर्मदा नदी याद रखें मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये। और मध्य प्रदेश की जीवनदायी नदी मानी जाती है, याद रखें, और भारत की 5 बड़ी नदियों में से एक है। और हम ही मध्य प्रदेश से आते हैं तो हमें बखूबी पता है, और यहाँ पर इनकी पूजा होती है। और रही बात यहाँ पर, अगर आप किस राज्य से हमें देख रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। हम भी तो देखें हमें जो विद्यार्थी हमसे पढ़ रहे हैं वो किस क्षेत्र से आते हैं।
और अधिकांश हिंदी भाषा वाले विद्यार्थियों के हमें पता है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, याद रखें, तो उससे मध्य उच्च भूभाग कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें जैसे हमने बताया कि पूर्व से पश्चिम बहती है नर्मदा, तो उस उत्तर भाग मैदान को या हम क्या कहते हैं, जे नदी बह रही है, इसके उत्तर में स्थित क्षेत्र को मध्य उच्च भूभाग के नाम से जानते हैं। प्रश्न आप देख पाएंगे अपने समक्ष है, किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी समान अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है? देखो, बड़े बड़े पदों का जो निर्वाचन है राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है और उनकी शपथ भी वही दिलाता है। जिन जिन का नियुक्ति करिएगा उनकी शपथ भी दिलाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न पूछता है तो उसको अधिकार भी, जो नियुक्ति भी करता है और उनकी नियुक्ति रद्द भी कर सकता है, उसी के पास अधिकार, उनको शपथ भी दिलाता है। तो उसकी समान अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है। मतलब अगर कोई लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बात करें फिलहाल, अगर लोकसभा को भंग करना है तो इसके लिए याद रखें आपको प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही काम करना पड़ेगा। और आपको पता है राष्ट्रपति नाममात्र के पद होता है और भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है और पहला पद भी राष्ट्रपति है, लेकिन यह नाममात्र का है। संपूर्ण क्रियाविधि कैबिनेट मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के सलाह कि दिशा निर्देश पर ही राष्ट्रपति काम करता है, तो प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर ही लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा लास्ट तक बने रहे? 40 प्रश्न मिलेगा और हर शिफ्ट में 40 प्रश्न आते हैं CBT में। और अगली भर्ती परीक्षा आप पता अगले महीने से आपको 12th लेवल NTPC शुरू होने वाला है। वहाँ के लिए बता दूँ आपको, अगर आप स्नातक के प्रश्न पढ़ते हैं तो मज़ा ही मज़ा रहेगा, और वहीं तो पढ़ा रहे स्नातक के प्रश्न हम। इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गाँव है? कहने का मतलब ये भारत का सुदूर, वो भी पश्चिम में। तो आप यहाँ पर आप आंसर देख पाएंगे घुआर मोटा। गांव का नाम क्या है? घुआर मोटा। आवासित है, लोग रहते हैं, सुदूर है, वो भी पश्चिम में है। तो आपको पता है ये पूर्व ये पश्चिम है, तो पश्चिम मतलब होता है आप गुजरात का एक गांव है, कह सकते हो आप लोग, जो पश्चिम में है। यही की बात कर रहा है, जो सुदूर भी है, पश्चिम भी है, और यहाँ पर लोग निवास करते हैं। उस गांव का नाम क्या है? घुआर मोटा। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था? कहने मतलब ये है कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत की आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले इस सिद्धांत का नाम क्या था? धन निष्कासन। ठीक है, तो भारत में आर्थिक रूप से शोषण हो रहा था भारतीयों का पैसा भारतीयों को नहीं मिल पा रहा था। भारत के लोग मजदूरी नौकरी चाकरी कर रहे थे, उन्हीं के खुद के पैसे से, आप कह सकते हो खुद के पैसा, खुद की ज़मीन, खुद के होने के बाद भी वो लोग नौकरी कर रहते थे इस ब्रिटिश शासन में। तो आर्थिक रूप से भारत में शोषण हो रहा था, अंग्रेज कर रहे थे। तो इसके प्रकाश डालने के लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम क्या? धन निष्कासन था। इसका प्रमुख रूप से यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं, इनका उपनाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष आपको बता दें, इसका प्रश्न भी हमें पिछले भर्तियों में पूछ चुका है। और जो हम जी दिखा रहे हैं ये नहीं कि रेलवे में ही काम आएगा, वैसे रेलवे में सभी जगह काम आएगा। NTPC, RPF, ऐसे कांस्टेबल, ग्रुप डी, टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 है कि नहीं, और ALP, वो भी जो भी जितने पैरामेडिकल जितने भी एग्जाम है रेलवे के, सब में काम आएगा। और आपको SSC बैंक में भी काम आने वाला है। तो दादा भाई नौरोजी ने इस धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से क्या किया था? समर्थन किया था। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, भारतीय संसद में अनुच्छेद 4 कोष्टक 2 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? अगर आप कोई भी कानून पारित कर रहे हैं संसद में, तो आर्टिकल नंबर 4 कोष्टक में 2 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत हमें बहुमत की आवश्यकता होगी। बहुमत वो भी होनी चाहिए साधारण बहुमत। ठीक है, तभी कोई भी अंतर्गत कानून पारित हो सकता है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, उड़ती अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है? उड़ती अप्सरा, जिस याद रखें, ये
क्या बोलते हैं, एक राजकुमारी है, उसका वहाँ पर एक चित्र बनाया गया है जिसका नाम मर्डासन है। मर्डासन राजकुमारी का एक चित्र बना रखें, जिसे हम उड़ती अप्सरा भी कहते हैं। और ये अजंता गुफा जो याद रखें औरंगाबाद महाराष्ट्र में, याद रखें औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और औरंगाबाद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था, जिस कारण से इसका नाम औरंगाबाद पड़ गया। और यहीं पर अजंता की गुफाएं हैं, और याद रखें अजंता की टोटल 29 गुफाएं, जिसमें से 6 सही हैं, बाकी 23 आपके खराब हो चुके हैं, जिनमें से 16 क्रमांक पर ही तो उड़ती अप्सरा का डायग्राम बना है। और 17वीं याद रखें जे महान बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध के जीवनी से संबंधित चित्रकला वहाँ अंकित है। तो देखिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 2026 के लिए निर्धारित समुद्रयान का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। 2026 अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी प्रश्न तो वो बनेगा भाई। आगामी सन का अगर कोई प्रश्न है तो समझ जाओ, वो भी पेपर में आने वाला है, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो 2026 के लिए निर्धारित समुद्रयान का उद्देश्य वैज्ञानिकों को पानी के नीचे 6000 मीटर की गहराई में भेजना है, समझे। इसका उद्देश्य समुद्रयान 2026 के लिए निर्धारित किया गया है कि समुद्रयान के माध्यम से वैज्ञानिकों को पानी के नीचे, वो भी 6000 मीटर, समझे, की गहराई में भेजना ही इसका उद्देश्य है। प्रश्न आप देखेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंप्यूटर का प्रश्न आएगा, मेरे ख्याल से तीसरा चौथा नंबर का होगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से डिलीट कर देता है। देखिएगा मैं आपको फिर बता दूं, एक प्रश्न हमें सेव वाला भी बार बार पूछ रहा है, डिलीट वाला भी पूछ रहा है, जो रिसाइकल बिन में जाएगा, और रिसाइकल बिन से वापस लाना, ये भी प्रश्न पूछ चुका है। तो शॉर्टकट की या शॉर्टकट कुंजी आपको पूछना पड़ेगा। अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट, अगर आप कंप्यूटर के कीबोर्ड में शिफ्ट और आप डिलीट का ऑप्शन को दोनों को एक साथ प्रेस करते हो तो कोई भी चीज़ सीधी स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगी, मतलब वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। अगर आप सिर्फ डिलीट का बटन या आप बटन कुंजी को प्रेस करते हो, सिर्फ वो डिलीट होगी अस्थायी रूप से और वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी। फिर वहाँ से आप रिसाइकल बिन से वापस पुनः ला सकते हो अपने मूल डाटा पर। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट ऑप्शन एक साथ क्लिक करोगे तो रिसाइकल बिन में जाए बिना पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, याद रखें। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन। और रही बात, हम 5 से 6 क्लास लगा चुके कंप्यूटर की, और कंप्यूटर क्लास लगाना तो चाह रहे हैं लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैथ्स का, रीजनिंग का, जी के, जेस का और करंट अफेयर क्लास तो 4 क्लास होती है, और इसके लिए 5 हो जाएगी। तो समस्या यहीं पर बन रही है, ताकि आप लोग अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं। और शॉर्टकट की का प्रश्न आएगा, मैं अभी नाम आपको दिया कि इन चीज़ों का प्रश्न आने वाला, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस ऑफिस, सब प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न आप देखेंगे इस प्रकार का जो प्रश्न पैटर्न है, ये भी हमें हर शिफ्ट में पूछ रहा है। 2024 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। देखिएगा दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रश्न हमें पिछले में भी पूछ चुका है, और 27 साल बाद, हाँ 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव जीता, वो भी 48 सीटों पर विजय प्राप्त करके, समझे। ये भी प्रश्न पूछ चुका, और पूछा था हमें दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये भी प्रश्न पूछा था, रेखा गुप्ता। और नहीं पता तो मैं बता दूं, पूछा मेरे भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, ये बताओ। मैं आप जैसे बच्चों के लिए सहयोग के रूप में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते, याद रखें ऑफलाइन क्लास पढ़ाने के बाद भी हम समय निकाल कर आप लोगों को जानकारी बनाते हैं कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। आप चिंता मत करना कि ये क्या बेवकूफ़ बेवकूफ़ है, कुछ भी पढ़ाते रहते ना भाई। हम शिक्षक हैं, शिक्षक का मतलब होता है जीवन को बेहतर करना, ना कि बदतर करना, समझे। तो और एक प्रश्न ये पूछा था कि कौन से विधानसभा क्षेत्र से, तो शालीमार बाग, ये भी याद रखें। अगला पहला कथन आपको बता दें, जो राइट आंसर वहीं बता देते हैं, केवल दूसरा व तीसरा कथन सही है। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को हराया और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री चुने गए, सही बात है। जो प्रवेश वर्मा, याद रखें प्रवेश वर्मा को दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, और वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, याद रखें, और रेखा गुप्ता उप मुख्यमंत्री है। इनके प्रश्न पूछ चुका है, जो शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी और जीत गई है। और बात आती है कि उप मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रवेश वर्मा, और ये अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्हीं को हराया है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के संस्थापक और प्रमुख
अरविंद केजरीवाल को हराकर दिल्ली के इस उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी जिसे आप कहते इस चुनाव में 22 सीटें हासिल की थी। कितनी सीटें? 22 सीटें। तो याद रखें, वर्तमान में आम आदमी पार्टी के 22 विधायक बैठे हैं और 22 विधायक सीट जीतने के कारण, और हमने बताया 48 सीटें जीता है, समझे, 48 सीटें और कुछ गठबंधन की सीटें मिलाकर अपने इस आलीशान साम्राज्य को खड़ा किया है बीजेपी ने। ये प्रश्न पूछता। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 28वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखें, सुभाष चंद्र बोस की 28वीं जयंती के उपलक्ष्य पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अंबेडकर की प्रश्न भी पूछ चुका, समझे, और सुभाष चंद्र बोस, हाँ, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रश्न ये पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की 28वीं जयंती समझ चाहते हैं। 128वीं जयंती, 128वीं जयंती के उपलक्ष्य पर पराक्रम दिवस भारत के ओडिशा राज्य के कटक के बाराबती किले में यह कार्यक्रम मनाया गया था जनवरी 2025 में। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, ये सब हमारे उस चीज़ के प्रश्न है, किस चीज़ के, जीके जैसे रीजनिंग के। जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? कनाडा ने। तो जनवरी 2025 में G7 एक 7 देशों का समूह है और इसकी अध्यक्षता कनाडा ने ले ली है 2025 जनवरी में। तो 1 साल तक वैध रहेगी, इसके बाद फिर नया देश को अध्यक्षता दिया जाएगा। चलिए, इस प्रकार का प्रश्न इंटरनेशनल का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रश्न है, प्रश्न पूछेगा। कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों की स्थापना कब की गई थी? देखिएगा, कलकत्ता और बम्बई, जो वर्तमान में कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया, बम्बई का मुंबई हो गया। कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल की राजधानी, अब कोलकाता। मुंबई मतलब महाराष्ट्र, पहले बम्बई कहते थे। इनके जो नगर निगम है, इसकी स्थापना 1726 में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे तो हमारे पास ये भाई बहुलक वाला प्रश्न है। आपको बता दें, आपको इन सब चीज़ों को पढ़ाया गया, याद रखें, आप मैथमेटिक्स के क्लासों पर जाकर विजिट कर सकते हो और आप समझ सकते हो प्रश्नों को। और फिलहाल अभी हम मैथमेटिक्स की बात करें तो प्रतिशत, लाभांश, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, इन 5 अध्यायों को प्रश्न एक शिफ्ट में जितने भी प्रश्न आते हैं उनको पढ़ा रहे हैं। तो आप जाके देखना चाहते हो देख लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखकर बोलिएगा वीडियो पसंद आया नहीं आया और आपके लिए लाभकारी होगा नहीं होगा। ये तो आप निर्णय नहीं कर पाओगे, तभी कर पाओगे जब आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे या आपने एग्जाम देकर आया है NTPC स्नातक का, तो उसे बखूबी पता होगा, हाँ ऐसे प्रश्न आते हैं और जो सर पढ़ा रहा है बिल्कुल सही जानकारी। चलिए, मैं विश्वास के साथ कह दूँ आपको, जाके एक बार देख लीजिएगा। मैथ्स का भी बढ़िया चल रहा है, रीजनिंग का चल रहा है और जीके जैसे का तो शिफ्ट बाय डे बाई हम चला ही रहे हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन लिखकर बोलिएगा कि जानकारी सही है। पढ़ने वाले विद्यार्थी आप लोग बोल दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके दिमाग बना तो रहे कि जानकारी सही मिल रही है कि ना बच्चा। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो, मैं आपके साथ हूँ, जब तक हूँ तब तक आपका साथ देता रहूँगा, जब तक आप पढ़ते